हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं राजकुमार अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हो, आशा करता हूं अच्छे होंगे। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्णमाला के बारे में। कल की क्लास में मैंने कुछ पढ़ा दिया था, बाकी का मैं आज बताऊंगा आपको। हमने पढ़ लिया था लगभग अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिए थे, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, और पढ़ाऊंगा उसमें संघर्षीय व्यंजन। हमारा उसमें संघर्षीय व्यंजन रह गया था, उसको देख लेते हैं पहले कि उसमें संघर्षीय व्यंजन किसको बोलते हैं। जैसा कि देखिए, उसमें संघर्षीय व्यंजन, उसमें संघर्षी व्यंजन। उसमें संघर्षी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं हमारे, कितने प्रकार के होते हैं, मतलब प्रकार नहीं होते, कितने होते हैं ऐसे बोलेंगे। ये होते हैं हमारे चार। कितने होते हैं? चार होते हैं हमारे उसमें संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? जैसे श, श, श और है। ये होते हैं हमारे उसमें संघर्षी व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में क्या होता है, हमारे जीभ को उष्म संघर्ष के साथ में ऊष्मा निकलती है, मतलब भाप निकलती है मुंह से। इनके उच्चारण में मुंह से भाप निकलती है और जीभ को काफी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। लेकिन अब उच्चारण की बात करें तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है, ये बताएंगे कि उच्चारण। देखिए, श का कहाँ से होता है? श का उच्चारण होता है हमारा तालु से। कहाँ से होता है? तालु से। अच्छा, इस वाले श का उच्चारण कहाँ से होता है? इस वाले श का उच्चारण होता है, इसको बोलते हैं हम दंतीय। क्या बोलते हैं? दंतीय बोलते हैं, दंतीय। और इसको बोलते हैं हम मूर्धन्य, मूर्धन्य। और ये होता है हमारा कंठीय, कंठीय। तो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है, दिए गए वर्ण में से कौन सा उसमें संघर्षी व्यंजन है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि तीनों श, मतलब जो भी हमारे तीनों श होते हैं, सिरकोड वाला ये होता है हमारा श, ये श होता है, ये श होता है, और ये है होता है। तो हमारा ये श श श है, ये हमारे होते हैं उसमें संघर्षी व्यंजन। इसका उच्चारण हमारा तालु से होता है, इसका दंत्य से होता है, ये हमारा मूर्धन्य होता है, और इसका उच्चारण हमारा कंठीय से होता है। तो देखिए, आगे चलते हैं हम। अब आता है हमारा आगे संयुक्त व्यंजन। क्या आता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आता है। अब मैं हम पढ़ाऊंगा कि संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले जानते हैं कि संयुक्त का मतलब क्या होता है, क्योंकि संयुक्त का जब मतलब पता चल जाएगा तो हमें खुद पता चल जाएगा कि कौन से व्यंजन हमारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। तो संयुक्त का मतलब होता है ऐसे वर्ण जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं या संयुक्त वर्ण बोलते हैं। अब वो दो वर्ण कौन से होंगे? समान जाति के नहीं होंगे। अभी मैं तुमसे बात करूं कि मान लो यह है हमारा, ये वर्ण है हमारा कै है। तो कै किससे मिलकर बना है हमारा? कै में आधा कै प्लस ए। बना के नहीं बना? इसमें आधा क्या आया प्लस है, तो हमारा ये समान जाति के नहीं है, ये हमारी ध्वनि है, ये हमारा स्वर है। इसमें ध्वनि और स्वर का मेल होता है, हर वर्ण में ध्वनि और स्वर का मेल होता है। तो ये पूरा एक वर्ण है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे देखिए, बड़ी ही है हमारी, ये हमारा स्वर है, बड़ी ही है, तो ये किससे मिलकर बनी होगी? ये बनी होगी हमारी छोटी ई प्लस छोटी ई। तो ये समान के हैं ना, बिल्कुल समान के हैं। तो ये समान के हैं, हम इनको संयुक्त नहीं बोल सकते ये, क्योंकि ये समान के हैं। संयुक्त का मतलब होता है भिन्न भिन्न जाति के, अलग अलग जाति के वर्णों से मिलकर बना, अलग अलग जाति के वर्णों से मिलकर बना वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे तो हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिल ही नहीं रही है। यहाँ पे तो समान वर्ण है पूरे, छोटी ई प्लस छोटी ई, दोनों समान है, एक समान है, मतलब समान जाति के हैं। तो इसको तो हम संयुक्त मतलब स्वर या व्यंजन नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, जैसे बड़ा आ है, देखो बड़ा आ है, तो बड़ा आ है, तो ये किससे मिलकर बना होगा हमारा? छोटा आ प्लस छोटा आ से बना होगा कि नहीं बना होगा? तो देखिए, ये भी समान जाति का है, ये भी क्या है हमारा? समान जाति का है।
एक समान जाति के है नहीं है, दोनों एक समान जाति के हैं, तो ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं हो सकता, सॉरी संयुक्त स्वर नहीं हो सकता। हमें संयुक्त व्यंजन के लिए चाहिए भिन्न भिन्न वर्ण, असमान जाति के वर्ण दोनों क्या होंगे, असमान जाति के होंगे। तो जैसे कि मैंने संयुक्त व्यंजन के बारे में कहा, संयुक्त का मतलब होता है कि असमान जाति के वर्णों से मिलकर बना वर्ण क्या कहलाता है, संयुक्त मतलब उनका योग जो होगा वो अलग अलग के जाति के वर्णों से होगा, मतलब अलग दोनों का। जैसे इसकी बात करूं, संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे कौन कौन से, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, छछत्री, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रा, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अब ये आप कहोगे सर इसमें संयुक्त का तो कोई ऐसा कोई पहचान पड़ ही नहीं रहा है, संयुक्त किधर से लग रहा है आपको, किधर से लग रहा है संयुक्त, क्या इसके चेहरे पे लिखा है संयुक्त, कैसे कैसे लग रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखिए ये जो इनका मेल हुआ है, इनका जो मेल हुआ है वो हुआ है भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से, मतलब ये इनका जो ये सारे के सारे जितने बने, मतलब चारों के चारों जितने बने हैं ये भिन्न भिन्न वर्णों से मिलकर बने। जैसे इसकी बात करूं तो ये दो वर्णों से मिलकर बना है, जैसे इसकी बात करूं तो आधा कै प्लस श, इससे बना है। इसकी बात करूं तो ये बना है आधा तय प्लस रे। इसकी बात करूं तो आधा जय प्लस व। इसकी बात करूं तो आधा से प्लस रे। बना ही नहीं बना, देखो इन दोनों का मेल हुआ तो छत्री बना, इन दोनों का मेल हुआ तो त्रिशूल बना, इन दोनों का मेल हुआ तो ज्ञानी बना, इन दोनों का मेल हुआ तो ये शरा बना। अब यहाँ पे बात आती है मेन चीज संयुक्त की, इन्हें संयुक्त क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, का है और यहाँ पर क्या है, स है। अब मुझे ये बताइए क्या ये समान जाति के, नहीं ना, अलग अलग जाति के हैं। यहाँ पे तय है, यहाँ पे रे है, यहाँ पे जय है, यहाँ पे उ है, यहाँ पे शे है, ये रे है, तो ये भिन्न भिन्न है नहीं के है या नहीं है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो इनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं हम, संयुक्त व्यंजन। क्यों, क्योंकि इसका मेल, अब देखो यहाँ पे समान जाति, अब मैं तुमसे मैंने बताया था कि भाई हाँ संयुक्त स्वर भी होते हैं हमारे पास, संयुक्त स्वर भी होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से संयुक्त स्वर होते हैं। हमारे भिन्न भिन्न वर्णों से स्वर का भी मेल होता है। जैसे ये है हमारा, इसमें मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नोट करके बना लिख लेंगे, नोट करके कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर होते हैं हमारे ए, आए, ओ, औ, ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। इसका मेल कैसे हुआ, इसका मेल हुआ हमारा ए प्लस ई से, इसका जो मेल होता है वो होता है हमारा ए प्लस ई से। अब देखो ये अलग जाति का है क्या नहीं, और ये अलग जाति का है, तो ये संयुक्त इसलिए कहलाए क्योंकि ये अलग अलग जाति के। अगर मैंने बताया ना आपको, पहले मैंने अभी पीछे बताया कि अगर मैं आ की बात करता हूं तो ये बनता है हमारा ए प्लस ए से, अगर मैं बड़ी ई की बात करता हूं तो ये बनती है छोटी ई प्लस छोटी ई से, सॉरी छोटी ई से। तो ये समान समान के हैं, देखो ए प्लस ए दोनों समान है कि नहीं है, ई प्लस ई दोनों समान है कि नहीं है, ये हमारे संयुक्त नहीं हो सकते, ये संयुक्त नहीं है हमारे, संयुक्त है हमारे ये, क्योंकि देखो इसका मेल ए प्लस ई से हुआ है, ये संयुक्त है, ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का, मतलब दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए ये संयुक्त कहलाए। अब देखो यहाँ पे ये संयुक्त क्यों कहलाए, क्योंकि ये अलग अलग जाति के हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाए। ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसका देखो अलग बिल्कुल तय से और रह से, मतलब आधे तय और रह से मेल हो रहा है, हो क्या हो रहा नहीं हो रहा, यहाँ पे जय और वह का मेल हो रहा है, तो फिर ये यहाँ पे अलग अलग जाति से मिले, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर बोला गया है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। संख्या पूछेगा तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4 और संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए अब आगे बढ़ाएंगे हम आपको जो आता है हमारा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है, देखिए स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या होता है। देखिए पहली बात मैं बोलता हूं कि मात्रा के आधार पे पूछा गया है स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा के आधार पे बताइए। पूछ लेता है फिर जीभ के आधार पे बताइए, पूछ लेता है फोटो के आधार पे बताइए। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पे कितने प्रकार से किया गया, कौन कौन से मात्रा के आधार पर स्वर कौन सा क्या है। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा कि इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है 3 प्रकार से, मतलब 3 भागों में डिवाइड किया गया है इनको। मात्रा के आधार पर स्वरों को जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। और पहला भाग है हमारा कौन कौन सा, जिसमें कि मैं बात करूं तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है हमारा विलोप स्वर। कौन कौन सा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, ह्रस्व स्वर। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, मात्रा के आधार पर भाई, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार की बात करें तो मात्रा का मतलब होता है कि जिस स्वर में कम मात्रा लगे उसको क्या बोलेंगे, जिस स्वर में ज्यादा मात्रा लगती है उसको क्या बोलेंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जिस स्वर में, ह्रस्व स्वर उसको बोला जाता है कि जिस स्वर में कम से कम एक मात्रा का समय लगे। कितने समय का, केवल एक ही मात्रा लगे, कम से कम मात्रा लगे, तो उसको बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब क्या होता है, देखिए ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। क्या होता है, छोटा, सबसे छोटा, सबसे कम समय लगे, सबसे छोटा लगे, तो उसको बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर। जैसे ए है हमारा, ए ज्यादा समय लगा, कोई समय नहीं लगा, 1 सेकेंड का मानो, कम से कम 1 सेकेंड का ए। जैसे मैंने बोला ई, ऊ, ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। इसको कैसे बोल सकते हैं हम ज्यादा सीधा, ए, ई, ऊ, ऋ, ये है हमारे ह्रस्व स्वर, क्योंकि इनमें मात्रा का प्रयोग ही नहीं किया गया। मात्रा का प्रयोग भी किया गया है तो केवल एक मात्रा का प्रयोग। अब जैसे मैं यहां पे बात करता हूं, जैसे आ है, बड़ी है, बड़ाऊ है, ए है, आए है, ओ है, आओ है। देखिए क्या इनमें से, इसमें मतलब इनकी तुलना में, इनकी तुलना में इनमें समय ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। इसमें देखिए आ एक मात्रा बढ़ गई, इससे एक मात्रा इसमें बढ़ गई, आ की मात्रा। यहाँ पे ई, ऊ, ए, आए, ओ, औ, मतलब ज्यादा समय लग रहा है, इनसे ज्यादा समय लग रहा है, तो इनको बोलते हैं हम दीर्घ स्वर, इनको बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर। बात करें प्लुप स्वर किसको बोलते हैं, तो प्लुप स्वर। अब देखिए इनकी तुलना में इसमें ज्यादा समय लग रहा है, अब इसकी तुलना में इसमें ज्यादा समय लगना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम प्लुप स्वर। मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिया, मैंने लिया मोहन, मैंने क्या लिया, मोहन नाम लिया, किसी व्यक्ति का नाम मैंने लिया मोहन, या किसी, मैंने एक शब्द बोला मान लो का, सॉरी कोई शब्द मैंने बोला काम, तो इसमें देखिए एक मात्रा, इसमें एक बड़ भी कितने हो गए हमारे, 3 हो गए बड़, 2 बड़ हो गए इसमें। तो मतलब अलग अलग, जैसे बड़ों की संख्या बढ़ी तो मात्रा की संख्या लगी, उसमें समय भी लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो हम प्लुप्त स्वर उसको बोलते हैं जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं। इसमें क्या बोलेंगे हम, किसी व्यक्ति के नाम को, या फिर हम कोई ऐसी ध्वनि बोले, ऐसा उच्चारण बोले जिसमें लंबा समय खींचते हुए ले जाए। जैसे मैं बात करूं ओम की, इसका मतलब क्या होगा, ओम, मतलब ज्यादा लंबे समय तक,
तो उसको बोलते हैं हम प्लुप्त स्वर। या किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं यहाँ पे, किसी वस्तु का नाम ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो वहां पे होगा हमारा प्लुप्त स्वर। जैसा कि आपको पता चल गया होगा अब कि हम मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। मैंने फिर दोबारा रिपीट करा देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमारा 3 प्रकार से हो चुका है, जिसमें कि पहला है हमारा हस्व स्वर ए ई उ ऋण, और दीर्घ स्वर हम बोलते हैं अ बड़ी उ ए ऐ ओ औ, ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। और किसी वस्तु का नाम लें, किसी वस्तु का व्यक्ति का नाम लें, किसी भी इन दोनों की तुलना में किसी अन्य की मतलब ज्यादा समय लगेगा, या फिर ओम की ध्वनि को हम बार बार रिपीट करें, बारंबार करें, तो उसको बोलते हैं हम प्लुप्त स्वर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए अब मैं बताऊंगा आपको क्या जीभ के आधार पर, किसके आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है। देखिए जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि जीभ के आधार पर, अभी हमने पढ़ा है आपको, अभी हमने क्या पढ़ा, मात्रा के आधार पर, अब हम पढ़ रहे हैं जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। जीभ के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से हैं वो, देखिए इधर को जरा देखिए। पहला है हमारा अग्रस्वर, जो पहला है वो क्या है हमारा अग्रस्वर, और दूसरा है हमारा मध्य स्वर, और तीसरा है हमारा पश्च स्वर। क्या है, पश्च स्वर। तीसरा कौन सा है हमारा, पश्च स्वर। तो देखिए अग्रस्वर किसको बोला जाता है, मैं बात कहूं अग्रस्वर की, तो अग्रस्वर किसको बोला जाता है। अग्रस्वर का मतलब होता है, अब जीभ के आधार पर पढ़ना है ना, यानी कि जो स्वरों का उच्चारण होगा वो किसके आधार पर होगा, जीभ के आधार पर। तो स्वरों का देखिए इसमें क्या करती है, अग्रस्वर किसको बोलते हैं, अग्रस्वर के उच्चारणों में जीभ का अगला भाग काम करता है। क्या काम करता है, जीभ का अगला भाग काम करता है, तो उसको बोलते हैं हम अग्रस्वर। जैसे ई ई ए, ये होते हैं हमारे अग्रस्वर। ई ई ए, आप कभी भी इसका उच्चारण जब निकालेंगे तो अग्रस्वर का मतलब होता है ई ई ए, ई ई ए, ये होते हैं हमारे अग्रस्वर। अच्छा मध्य स्वर, मध्य स्वर में क्या मतलब होता है, जीभ का बीच का भाग, यानी कि मध्य का भाग, जीभ का मध्य का भाग काम करता है मध्य स्वर के उच्चारण में। अब वो हमारा होता है एक ही केवल, उसको बोलते हैं हम ए, ये होता है हमारा मध्य स्वर। बाकी के जितने भी स्वर बचे हैं वो हमारे आ जाते हैं पश्च स्वर में। पश्च स्वर क्यों बोला इनको, क्योंकि इनके उच्चारण में पश्च स्वर के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, तो उनको बोल दिया गया पश्च स्वर। कौन कौन से हैं देखिए इधर को, यहाँ पे क्या होता है हमारा आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, औ है, ये होते हैं हमारे पश्च स्वर। क्या होते हैं हमारे पश्च स्वर। अब आपको पता चल गया होगा कि जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है, सॉरी 3 भागों में। कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर में कौन कौन से होते हैं, ई ई ए, मध्य स्वर में ए, पश्च स्वर में आ उ, बड़ा ऊ, ओ औ। ठीक है, अगर बात करें तो देखो ये दोनों, सपोज करो मैं माइंडलिटी याद कराने के लिए बात कर रहा हूँ, माइंड मत करना मेरी बातों को, मैं याद कराने की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये क्या है, ये समान है, बस इतना फर्क है कि ये छोटी बहन ये बड़ी बहन है, क्या नहीं, ये छोटी बहन बड़ी बहन, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, दोनों बड़े भाई और छोटा भाई समान, दोनों छोटी बहन और बड़ी बहन समान, तो इनको बोलते हैं हम अग्रस्वर। पहले दोनों लेडीज, दोनों स्त्री हैं और दोनों जेंट्स हैं,
दोनों को ले लिया, याद करने से बता रहा हूँ। तो अग्र स्वर ऐसे याद कर सकते हैं। मध्य स्वर एक अपना छोटा, एक अलग ही रहता है। तुमने देखा होगा परिवार में जब कोई छोटा होता है, छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, तो वो अलग ही रहता है, उसके नखरे अलग ही रहते हैं। तो भाई इसके नखरे अलग ही रहते हैं, ये अकेला रहता है, ठीक है। तो मध्य में हो गया हमारा अलग, सबसे अलग, सबसे छोटा सबसे अलग, बोल सकते हैं कि सबसे छोटा सबसे अलग। तो ये हमारा क्या है, अलग है। पश स्वर का मतलब होता है, अब पश स्वर की बात आती है जो जितने बड़े होते हैं सारे, जो बड़े लोग, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, बड़े ओ, आओ, ये सब बड़े हैं, तो ये होते हैं बात के। क्योंकि कभी भी तुमने देखा होगा, कभी कोई सेल्फी लेता है या फिर पिक खिंचवाता है, तो छोटे को क्या करता है, आगे खड़ा करते हैं, बड़े पीछे। तो बड़े कौन है, पीछे। पक्ष का मतलब होता है पीछे। पीछे कौन रहेंगे, बड़े आदमी। बीच में कौन रहेंगे, छोटे। बीच को बीच में ले लेते हैं, बाकी आगे क्या रहेंगे, थोड़े से बड़े आदमी, ठीक। तो ऐसे याद करा दिया मैंने आपको, आप समझ गए होंगे कि जीभ के आधार पर हमारा स्वर को वर्गीकरण कितने प्रकार से हो चुका है, 3 प्रकार से, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। आगे देखिए, अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, एक नवीन विकसित ध्वनियां होती है। नवीन विकसित ध्वनियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी होती है। नवीन विकसित ध्वनि का मतलब होता है कि जो ध्वनियां, जब वो ध्वनियां या उन ध्वनियों को जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, विदेशी शब्द बन जाते हैं, विदेशी ध्वनियां बन जाती हैं। तो उनको बोला जाता है हम नवीन विकसित ध्वनियां। नवीन विकसित ध्वनियां बोल सकते हैं, या अरबी फारसी ध्वनियां भी बोल सकते हैं। कई तरीके से क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम में कि अरबी फारसी ध्वनियां कौन सी हैं, नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, आगत व्यंजन कौन से हैं। आगत व्यंजन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगत व्यंजन कौन से हैं। तो देखिए, आगत व्यंजन या नवीन विकसित ध्वनियां या अरबी फारसी ध्वनि। देखिए, इसमें एक स्वर की होती है और व्यंजन की बात होती है। एक स्वर भी हमारा अरबी फारसी स्वर है, और बाकी की ध्वनियां भी है। देखिए, स्वर की बात करते हैं सबसे पहले, तो स्वर की बात करते हैं तो ये हमारा आ जो है, अफसर वाला आ, जो कभी अफसर लिखते हैं तो उसको लिखते हैं, तो अ जो है ये हमारा अरबी फारसी ध्वनि का है। ये क्या है, अरबी फारसी ध्वनि, नवीन विकसित ध्वनि है। और बाकी व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो है वो हमारा, व्यंजन कौन सा है, व्यंजन है हमारा जैसे का है, जय, फ, ब आदि। ये क्या है हमारे नवीन विकसित ध्वनियां, अरबी फारसी की ध्वनि। जैसे हमें कभी कोई शब्द लिखना होता है, वजीफा, जैसे वजीफा, जैसे हम लिखते हैं एक शब्द होता है वजीफा, वजीफा। देखिए यहाँ पे ये ऐसे बिंदी लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं हम वजीफा। तो ये क्या होता है, वजीफा कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है, अरबी का शब्द है। तो जो शब्द विदेशी ध्वनियों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम नवीन विकसित ध्वनियां या आगत व्यंजक ध्वनियां। इसमें आगत व्यंजन की ध्वनियां तो क्या है, और ये दोनों आगत व्यंजन ध्वनियां हैं। बाकी तो सभी नवीन विकसित ध्वनियां, सभी तो होती है नवीन विकसित ध्वनियां। लेकिन ऑप्शनली में कभी पूछ ले तो ज और फ क्या होते हैं, हमारे आगत व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, आगत व्यंजन होते हैं। तो देखिए, मैं दोबारा रिपीट करा देता हूं आपको। वर्ण, वर्णों की माला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है, वर्णमाला बोला जाता है। आगे देखिए, मैंने आपको बता दिए कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजनों को कितने भागों में बांट रखा है, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतरस्थ व्यंजन हो गए, 4 उसमें संघर्षीय व्यंजन हो गए, 33 पूरे हो गए, और 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आप आगे देख लेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत। आया व्हाट्सअप देखना कितनी हो गई जरा, 24 की हो गई।